Hello student, today I am going to deal with the chapter, most beautiful chapter, breathing and gases exchange, right? So just start the, with breathing. What is breathing or respiration, also called respiration? It is just a exchange of exchange of gases between what? Between atmospheric oxygen atmospheric oxygen and CO2 produced in tissue, राइट। तो जो टिश्यू में CO2 बनती है वो एटमॉस्फेयर में आती है, और जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन है वो कहाँ जाती है? टिश्यू में जाती है। इसी एक्सचेंज को बोलते हैं क्या? ब्रीदिंग, राइट। अलग अलग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग एनिमल में ये ब्रीदिंग के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर डेवलप हुए। ये स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड करते हैं? उनकी कॉम्प्लेक्सिटी किस पे डिपेंड करती है? यानी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स डिपेंड्स ऑन व्हाट? हैबिटेट्स ऑफ एनिमल एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि वो एक्वेटिक हैबिटेट में है, जैसे फिशेज हैं, गिल्स उसमें पाया जाता है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में है, राइट। तो किस तरह, जैसे लंग से होता है, तो किस तरह के हैबिटेट में है, और साथ में उसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसी है? वो स्पंज है, सिंपल सेलुलर लेवल या टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है लाइक सिलिंट्रेट्स, राइट, या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है लाइक वर्टिब्रेट्स, राइट। तो इस पे डिपेंड करता है उनकी ऑर्गन की कॉम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट यहां पर आप देखेंगे एक सर्वे है कि एनिमल्स है और रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है। पोरीफेरेंस जो है, पोरीफेरेंस या सिलिट्रेट में सिंपल डिफ्यूजन के से गैसेस एक्सचेंज होता है थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। जो अर्थवॉर्म है इनमें मॉइस्ट स्किन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है। जो एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड्स, मोलस्क और फिशेज हैं, इनके अंदर एक वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर होती है कॉल्ड गिल्स, और गिल से जो गैसेस एक्सचेंज होता है, रेस्पिरेशन होता है, दैट इज कॉल्ड ब्रांकियल रेस्पिरेशन। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। देन जो इंसेक्ट्स हैं, आर्थ्रोपॉड्स जो टेरेस्ट्रियल है, इनके अंदर जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो ट्रैकियल सिस्टम से होता है, या नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स उनके बॉडी में होती हैं। इनमें कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स की नीड नहीं होती है, ब्लड इसमें कोई रोल प्ले नहीं करता गैसेस एक्सचेंज में, डायरेक्ट एयर जो है उनके टिश्यू तक जाती है। जो एम्फीबियंस हैं, एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग, उनमें लार्वल फॉर्म में गिल से गैसेस एक्सचेंज होता है, जिसे हम ब्रेंकियल कहते हैं। और जो एडल्ट होते हैं, एडल्ट, ये एडल्ट है, एडल्ट में मॉइस्ट स्किन से, जिसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं, और लंग से, जिसे हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। जो रेप्टाइल्स हैं, बर्ड हैं, मैमल हैं, इनके अंदर भी वही वेस्कुलराइज्ड बैग होती है, एंड दैट बैग इज कॉल्ड लंग्स, और लंग के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन, राइट। अब हम इसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन पढ़ेंगे, राइट। ये अभी मैंने पढ़ाया था, इसको मैं हटाता हूं, यस। और यहां हम रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन का पढ़ेंगे। ह्यूमन में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ह्यूमन का, वो नॉस्ट्रिल से शुरू होता है। नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल ओपन इनटू, वन पेयर नॉस्ट्रिल होता है किसमें? नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर में ओपन होते हैं। और नेजल चैम्बर्स किस में ओपन होते हैं? फेरिंग्स में ओपन होते हैं। फेरिंग्स, फेरिंग्स किस में ओपन होता है? लैरिंग्स में ओपन होता है, राइट। लैरिंग्स ओपन इनटू ट्रैकिया, और ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू टू व्हाट? प्राइमरी ब्रोंकाई या ब्रोंकस, ब्रोंकस, and then bronchus into secondary, then tertiary bronchi, or then into bronchiole, initial bronchiole, ये फाइन ट्यूब होती है पहली ब्रेंक्यूल,
देन ये कई राउंड डिवाइड करते हैं और लास्ट में बनती है टर्मिनल ब्रेंक्यूल। टर्मिनल ब्रेंक्यूल, जो टर्मिनल ब्रेंक्यूल है देन open into the vascularized bag alveoli called alveoli through alveolar duct, alveolar duct, राइट। तो ये ह्यूमन का रेस्पिरेटरी पैसेज है। इसमें आप देखेंगे कि जो ये फेरिंग्स है ये कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ये आपको यहां याद रखना है। जो लैरिंग्स है इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, वॉइस बॉक्स, राइट। इसके अंदर वन पेयर वोकल कार्ड है, वोकल कार्ड जैसे साउंड प्रोड्यूस होती है। इसकी जो ओपनिंग है वो ग्लॉटिस कहलाती है। ओपनिंग जो फेरिंग्स में ओपनिंग है इज ग्लॉटिस, ग्लॉटिस एंड covered by a cartilaginous flap called epiglottis, epiglottis. That epiglottis covered the glottis during food swallowing, which prevent the slip of food in the respiratory tract, right? जो ट्रैकिया है ये रेस्पिरेटरी ट्यूब है, एयर ट्यूब है और ये डिवाइड होती है इनटू व्हाट, टू ब्रोंकस। ये ब्रोंकस या प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड होती है, इसको प्राइमरी हम ब्रोंकाई कहते हैं, प्राइमरी 1 डिग्री ब्रोंकाई, राइट। और ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एट द लेवल ऑफ डिवाइड्स at level of T5, राइट, यानी फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पे क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो ये आपसे यहां से एडिशनल ये पॉइंट्स हैं, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आप देखेंगे कि नॉस्ट्रिल से लेकर के, राइट, जो नॉस्ट्रिल है यहां से लेकर के और कहां तक, ये टर्मिनल ब्रेंक्यूल तक, सॉरी एल्वियोलर, हाँ टर्मिनल ब्रेंक्यूल तक, यहां तक की जो रीजन है इसे हम कहते हैं कंडक्टिंग जोन या कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी पैसेज। और ये जो इतनी है एल्वियोलाई और एल्वियोलर डक्ट, राइट, ये कहलाते हैं एक्सचेंज जोन, एक्सचेंज जोन, राइट। जो एयर ये इसके थ्रू होकर के जाती है हमारे लंग्स तक, इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन ये है कि ये एयर को स्टरलाइज करता है, उसमें डस्ट स्पोर उन सबको ये ट्रैप कर लेता है, मींस स्टरलाइजेशन ऑफ एयर, जो इंस्पायर्ड एयर है उसका स्टरलाइजेशन। देन उसमें वाटर वेपर मिक्स करता है ये, राइट, दैट इज ह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडिफिकेशन। इसके अंदर ये टेम्परेचर, रूम आपकी बॉडी टेम्परेचर है उतना एयर का टेम्परेचर मेंटेन करता है। हो सकता है गर्मी के दिन में हो तो एयर का टेम्परेचर बाहर ज्यादा हो, ठीक है, ठंड का दिन हो तो टेम्परेचर कम हो, तो मेंटेन एयर टेम्परेचर, एयर टेम्परेचर। तो जो इनहेल एयर है, राइट, ये इंस्पायर्ड एयर है, उसका ये टेम्परेचर मेंटेन करेगा और उसमें स्टरलाइजेशन और ह्यूमिडिफिकेशन करेगा। जो एक्सचेंज जोन है ये वेस्कुलराइज्ड इरेगुलर जो बैग है, वेस्कुलराइज्ड बैग
ऑफ इरेगुलर एपिथेलियम सरफेस, यहाँ स्क्वामस एपिथेलिया होती है, राइट, जिसका सरफेस थोड़ा सा इरेगुलर होता है, कॉल्ड एल्वियोलाई, इसी को हम एल्वियोलाई कहते हैं, और ये फैसिलिटेट करता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड एल्वियोलर कैपिलरी। तो साइट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये डिफ्यूज होते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको यहां से याद रखना है। अब एक हम यहां पर स्ट्रक्चर का ओवरव्यू देखते हैं कि डायरेक्ट हम मैं ट्रेकिया से ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं, ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया है, ऊपर ये लैरिंग्स है, लैरिंग्स है, ये ग्लॉटिस है ओपनिंग, इसके ऊपर ये कार्टिलेज की फ्लैप है एपिग्लॉटिस, राइट। फिर ट्रेकिया ये डिवाइड हो जाती है इनटू टू ब्रोंकाई, और ये ब्रोंकाई डिवाइड, प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर ये सेकेंडरी ब्रोंकाई में, राइट, और जो सेकेंडरी है, ठीक है, सेकेंडरी डिवाइडेड इनटू टर्शियरी एंड टर्शियरी इनटू इनिशियल ब्रेंक्यूल। अब यहां से ये इनिशियल ब्रेंक्यूल है, इनिशियल ब्रेंक्यूल फिर कई राउंड डिवाइड करेगी और फिर ये बन जाएगा टर्मिनल ब्रेंक्यूल, टर्मिनल ब्रेंक्यूल से फिर बन जाएगी क्या, एल्वियोलर डक्ट्स, ये एल्वियोलर डक्ट्स हैं, एल्वियोलर डक्ट्स पर फिर क्या आ जाएगी, एल्वियोलाई, ये एल्वियोलाई है, राइट। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर आएगा। अब जो लंग है ये थोरेसिक कैविटी में है, राइट, और ऐसे देखेंगे आप तो इसमें ये राइट लंग है और इधर लेफ्ट लंग, राइट। लेफ्ट लंग में एक ऐसे आपको डिप्रेशन दिखाई देगा, दैट इज कार्डियक नॉच, और ये लंग्स थोड़ा सा ट्यूबुलर होता है, ऐसे ट्यूबुलर होता है। जो राइट लंग है वो लार्जर है, राइट, लार्जर है, और लेफ्ट लंग जो है ये उससे थोड़ा सा छोटा है और ट्यूबुलर है, लॉन्गर है, राइट। ऐसे जो लेफ्ट लंग है इसमें दो लोब्स पाए जाते हैं, एक ऐसे ऑब्लिक फिशर होता है, इसके अंदर 3 लोब होते हैं, एक हॉरिजेंटल फिशर होता है और एक ऐसे ऑब्लिक फिशर होता है। ये सुपीरियर लोब है, ये मिडिल लोब है, राइट, और ये इंफीरियर लोब है, इंफीरियर लोब। इसमें दो ही हैं, ये अपर सुपीरियर लोब और लोअर इंफीरियर लोब। ये कार्डियक नॉच है, कार्डियक नॉच। हाँ, ये ध्यान रखेंगे कार्डियक नॉच सुपीरियर लोब में है, किस लंग के, लेफ्ट लंग के, राइट, ये लेफ्ट लंग है, इसके सुपीरियर लोब में नॉच है। अब आप देखेंगे कि जो लंग है ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड प्लूरा। एक जो इनर प्लूरा है ये लंग सरफेस पर ऐसे अटैच होती है, ये लंग सरफेस पर ऐसे अटैच्ड है, और एक जो है ये थोरेसिक वॉल पर अटैच है, दिस वन इज अटैच्ड ऑन थोरेसिक वॉल, ये थोरेसिक वॉल पर अटैच है, राइट, दिस वन इज अटैच्ड ऑन थोरेसिक वॉल। तो इस तरह से डबल लेयर यहां पर क्या होती है, प्लूरा होती है, राइट, इनर प्लूरा और आउटर प्लूरा, यानी दिस इज द कवरिंग ऑफ द लंग, ये लंग की कवरिंग है। इनर वन इज अटैच्ड ऑन व्हाट, लंग सरफेस, एंड आउटर वन इज द थोरेसिक वॉल। ये आपको पॉइंट्स ध्यान में रखना है, राइट। नीचे से यहां पर आप देखेंगे कि डायफ्राम है, एक
मस्कुलेचर होता है, ऐसे डोम शेप मस्कुलेचर होता है, दैट इज कॉल्ड डायफ्राम। ये डायफ्राम है, राइट। और ये ब्रीदिंग में एक मेजर रोल, गैसेस एक्सचेंज करने में, लंग्स को वेंटिलेट कराने में मेजर रोल प्ले करता है। ये ऐसे नॉर्मली डोम शेप होता है और फिर ये सीधा फ्लैट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ये लंग का स्ट्रक्चर है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल इसमें नहीं चलेंगे। तो इतने आपको याद रखना है कि जो राइट है, राइट लंग है, ये लार्जर है, राइट, थ्री लोब्स हैं, राइट। और लेफ्ट लंग है ये स्मॉलर बट लॉन्गर, नॉट लार्जर, एंड टू लोब्स एंड cardiac notch at upper lobe, राइट, अपर लोब में। और जो कवरिंग है, कवरिंग कवरिंग इज प्लूरा, प्लूरा। इस प्लूरा के बीच में स्पेस होता है, प्लूरल स्पेस, फिल्ड विथ प्लूरल फ्लूइड, फिल्ड विथ प्लूरल फ्लूइड, जो लंग को वेंटिलेट करने में हेल्प करती है। यहां प्लूरा में प्रेशर हमेशा नेगेटिव होता है, नेगेटिव प्रेशर। ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे, इसमें कभी भी प्रेशर पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव प्रेशर। ये लंग्स को, जब लंग्स ऐसे दबती है, एक्सपायरेशन के समय कंप्रेस होती है, तो वो कोलैप्स ऐसे चिपट ना जाए, कोलैप्स ना हो जाए, उससे ये प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, प्रिवेंट द लंग्स फ्रॉम कोलैप्सिंग ड्यूरिंग एक्सपायरेशन या एक्सेलेशन, राइट। और इनके अंदर जो ट्रेकिया है, आप देखेंगे इनके अंदर ऐसे कार्टिलेजनस रिंग्स होंगी, ये रिंग्स हैं, कार्टिलेजनस रिंग्स हैं, राइट। और ये रिंग्स कहां तक होंगी, ये इनिशियल ब्रेंक्यूल तक, यहां तक ये रिंग्स होंगी, राइट। इनिशियल ब्रेंक्यूल्स तक ये रिंग्स होती हैं। और ये रिंग्स भी इसको कोलैप्स होने से प्रिवेंट करते हैं ड्यूरिंग व्हाट, इंस्पायरेशन, नॉट ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। और ये ग्लॉटिस और ये एपिग्लॉटिस, राइट। नेक्स्ट आ जाएंगे थोरेसिक केज। थोरेसिक केज, जो लंग है हमारा, एक ये एयर टाइट केज में इनक्लोज्ड है। ये केज, यदि मैं ऐसे 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 हूं, खड़ा हूं, ये पीछे मेरे डॉर्सल है, सामने वेंट्रल है, यदि मैं ऐसे इसको ड्रॉ करूं थोरेसिक केज को, तो ऐसे इसमें होता है कि ये वर्टिब्रल कॉलम है, राइट। ये चेस्ट बोन है, चेस्ट बोन है, दैट इज स्टर्नम, स्टर्नम, एंड दिस वन इज द वर्टिब्रल कॉलम। और नीचे यहां से ये एक मस्कुलर डायफ्राम है, ये डायफ्राम है, राइट। और फिर यहां से आप देखेंगे कि ये रिब्स हैं, दीज आर रिब्स, ऐसे रिब्स हैं, ये रिब्स हैं, यूं, ये रिब्स हैं, राइट, ऐसे ये, ठीक है, रिब्स है। इन रिब्स के बीच में मसल्स होती है, राइट, मसल्स ऐसे, इनको हम कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल। ये मसल जो कि ये ऊपर की तरफ इन रिब्स को खींचेंगे, जब भी ये कांटेक्ट करेंगे तो ऊपर की तरफ अपवर्ड और आउटवर्ड ये इसको रेज करेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। एक्सटर्नल, ये है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। और ये दिस वन इज डायफ्राम, डायफ्राम, राइट। और नीचे ध्यान से आप देखेंगे कि ये एब्डोमेन है, राइट, एब्डोमेन,
ये लेग्स हैं, और यहाँ पर कुछ वॉलुंटरी मसल होती हैं जो एब्डोमिनल वॉल में पाई जाती हैं, और ये पीछे वर्टिब्रल कॉलम में जुड़ी हुई होती हैं। ये हैं एब्डोमिनल मसल। ये फोर्स एक्सपायरेशन में हेल्प करते हैं। जब हमें फूंक मारना होता है तो ये पेट अंदर जाएगा और लंग कंप्रेस होंगे, राइट। एक और, ये जो इंटरकॉस्टल है ना, इसके कॉन्ट्रास्ट में ऐसे नीचे की तरफ लगी हुई मसल होती है, उसको बोलते हैं इंटरनल इंटरकॉस्टल। ये नॉर्मली हमेशा इनएक्टिव रहती है, जब हम फोर्स एक्सपायरेशन करते हैं तभी इसका रोल आता है। ये है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, प्ले रोल only during forced exhalation, जब हम फोर्स एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन करते हैं तब। और ये भी प्ले रोल इन फोर्स्ड एक्सपायरेशन। जो नॉर्मल ब्रीदिंग होती है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, वो केवल ये मसल है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल और डायफ्राम, इससे होती है, राइट। यही ऐसे अभी डोम शेप है, ऐसे सीधा होगा तो थोरेसिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये मसल ऊपर की तरफ खींचेंगी तो ये जो स्टर्नम है ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे ये रिब्स यहां तक चली जाएंगे, यहां तक ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगी, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डॉर्सो वेंट्रल साइड में, पीछे ये डॉर्सल है और इधर वेंट्रल है, तो डॉर्सो वेंट्रल साइड में वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, डायफ्राम से इंटीरियर पोस्टीरियर इंक्रीज करेगा, तो लंग एक्सपेंड होंगे, तो उनके अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, तो एयर को वो सक कर लेता है, बाहर से एटमॉस्फेयर से सक कर लेता है। थोरेसिक केज के लिए आपसे एग्जांपल पूछ दिया जाता है कि ये मेडअप ऑफ डॉर्सली। डॉर्सली किस चीज से बना है, तो डॉर्सली है इसमें वर्टिब्रल कॉलम। वेंट्रली, वेंट्रली क्या है, तो वेंट्रली इसमें है स्टर्नम, चेस्ट बोन, स्टर्नम। पोस्टीरियरली क्या है, पोस्टेरियरली, तो इसमें पोस्टीरियरली है डायफ्राम, डायाफ्राम। और लेटरली क्या है, इनमें ये रिब्स और इंटरकॉस्टल मसल, रिब्स एंड इंटरकॉस्टल मसल, ठीक है, इन्हीं से ये बना हुआ है। तो दिस इज थोरेसिक केज। अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, राइट। ब्रीदिंग में आप जानते हैं दो प्रोसेस है, एक इंस्पायरेशन या इनहेलेशन या ब्रीदिंग इन, और दूसरा एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन या ब्रीदिंग आउट। यदि हम इनको कंपेयर करें, ठीक है, तो हम देखें जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस, राइट, तो इंस्पायरेशन की प्रोसेस जो है एक्टिव है, एक्टिव है, और इंस्पायरेशन की जो प्रोसेस है वो पैसिव है, पैसिव। इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती, सारी मसल रिलैक्स करती है, कोई मसल कांटेक्ट नहीं करती। फिर यहां हम देखें जो मसल्स हैं, मसल्स में यूज होगा किसका, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, किसका यूज होगा, फिर किसका यूज होगा, डायाफ्राम की मसल का, डायाफ्राम, राइट। ये दो मसल यूज होंगे। अब देखेंगे कि इंस्पायरेशन के समय एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्टेड, जिससे रिब्स और स्टर्नम रेज्ड अप होते हैं, रिब्स एंड स्टर्नम रेज्ड अप, और
थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम डॉर्सो वेंट्रल साइड में इंक्रीज कर जाती है। यहां हम देखेंगे कि ये रिलैक्स करेगी, रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, और जो रिब्स और स्टर्नम में अंदर आएंगे, रिब्स एंड sternum move inward and downward, राइट, डाउनवर्ड, जिसे जो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। डायफ्राम आप देखेंगे कि इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट एंड बिकम फ्लैटेंड, फ्लैटेंड। यहां पर डायफ्राम रिलैक्स करेगा, रिलैक्स एंड बिकम डोम शेप, डोम शेप। इससे क्या हो जाएगा, यदि आप वॉल्यूम को देखें, राइट, लंग के अंदर या थोरेसिक वॉल्यूम, थोरेसिक एंड लंग वॉल्यूम, तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज। यहां पर वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज। जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो फिर जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है, इंट्रा पल्मोनरी, पल्मोनरी प्रेशर, प्रेशर ये निगेटिव हो जाता है, बिकम निगेटिव। जब निगेटिव हो जाता है तो ये क्या करेगा, एयर अंदर सक कर लेगा, तो इंस्पायरेशन, एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर रश इन, इन। यहां पर क्या हो जाएगा, जो वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो जो प्रेशर क्या है वो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट, इन कंपेरिजन टू एटमॉस्फेयर। और इससे क्या हो जाएगा कि जो लंग के अंदर एयर है, एयर इनसाइड लंग फोर्स्ड आउट, फोर्स्ड आउट, ये बाहर की तरफ भेज दे जाएंगे थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो इस तरह से ये ब्रीदिंग मैकेनिज्म ऑपरेट होता रहता है, राइट। इसका डिटेल फिर बहुत प्रॉपर ढंग से पढ़ेंगे, कब, रेगुलर क्लासेस में। नेक्स्ट, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो पहला जो स्टेप है वही ब्रीदिंग या गैसेस एक्सचेंज, या इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है गैसेस एक्सचेंज, gaseous exchange between alveoli and alveolar blood। नेक्स्ट जो स्टेप आएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैसेस। फिर जो आएगा अगेन एक्सचेंज आएगा, गैसियस एक्सचेंज बिटवीन टिश्यू कैपिलरी, between blood in tissue capillary and tissue। और जो लास्ट आएगा वो होगा सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। यदि इसको हम
यहां पर सिंप्लीफाई वे में देखें तो सपोज करो कि ये एल्वियोलर डक्ट है और ये लंग एल्वियोलाई है। लंग एल्वियोलाई, लंग एल्वियोलाई में ये जो मैंने व्हाइट से बनाया है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, राइट। और इस पर एपिथेलिया, स्क्वामस एपिथेलिया होती है। तो दिस इज द स्क्वामस एपिथेलिया, ये स्क्वामस एपिथेलिया है, राइट। दिस इज द स्क्वामस एपिथेलिया, ये क्यों स्क्वामस एपिथेलिया है, राइट। तो ये स्क्वामस फ्लैटेंड स्क्वामस एपिथेलिया की बनी हुई होती है क्या, लंग एल्वियोलाई की वॉल, राइट। ये ध्यान रखेंगे, अब टिश्यू वाला चैप्टर है नहीं तो ये सब क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, राइट। तो ये स्क्वामस एपिथेलिया है, राइट। फ्लैटेंड सेल्स हैं, चपटी सी सेल्स होती हैं, इरेगुलर इनकी बाउंड्री होती है, राइट। तो ये एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई, राइट। इस एल्वियोलाई में एक तरफ से ब्लड आता है ऐसे, ये डीऑक्सीनेटेड, न्यू डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा, राइट। वेन से पल्मोनरी वेन ब्लड लेके आएगी और ये जो वेन की वॉल है उसमें भी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ये इस वाले बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाती है, ऐसे फ्यूज हो गई, राइट। और फिर ये ऐसे ऐसे चले जाएगी, राइट। यहां एंडोथेलिया होती है, आप जानते हैं कैपिलरी में कौन सी लेयर होती है, एंडोथेलिया। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन पर ये एंडोथेलिया चिपकी हुई होती है, ऐसे ये एंडोथेलिया है, राइट। दिस इज द एंडोथेलिया, ठीक है। ऐसे दोनों साइड में होंगी, यहाँ नीचे वाली भी वॉल में एंडोथेलिया होगी, मैं नहीं ड्रॉ कर रहा हूं। इसमें एक तरफ से डीऑक्सीनेटेड यानी CO2 वाला ब्लड क्या होगा, एंटर होगा। इसमें आप देखेंगे आरबीसी जगह जगह ऐसे एनसीईआरटी में जो फिगर बना है ये आरबीसीज है, आरबीसीज है, राइट। और ये इनके अंदर जो है हीमोग्लोबिन होगा, पिगमेंट होगा, तो ये आरबीसीज हैं, पिगमेंट्स है, ये ब्लड है, ऐसे ये ब्लड। यहां से डीऑक्सीनेटेड ब्लड इसके अंदर एंटर करता है, ध्यान देना, डीऑक्सीनेटेड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर एंटर करेगा, राइट। यानी CO2 रिच ब्लड एंटर करेगा, ये ब्लड ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे आ रहा है, और फिर इसमें से निकल करके ये ब्लड जाएगा। जब निकलेगा तो ये ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड। जब लंग को छोड़ेगा, एल्वियोलाई को छोड़ेगा तो ऑक्सीजनेटेड। यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा फिर किसको, हार्ट को, ये हार्ट को जाएगा, राइट। और हार्ट से फिर ये पंप हो जाएगा किसको, ये टिश्यू को, राइट। ये टिश्यू को जाएगा, टिश्यू में ये कैपिलरी होंगे ऐसे, यहां टिश्यू को गया और टिश्यू से फिर ये बैक होगा डीऑक्सीनेटेड होकर के अगेन कहां आ जाएगा, हार्ट को। ये हार्ट दो नहीं है, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि फिर वापस हार्ट को गया और हार्ट से फिर कहां पंप हो जाएगा, ये पंप हो जाएगा किसमें, लंग्स को, राइट। तो अब आप देखेंगे कि एटमॉस्फेयर में यहां पर ये दिस इज एटमॉस्फेयर, यहां पर जो ऑक्सीजन है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, इसमें दिस इज एटमॉस्फेयर, राइट। तो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसका प्रेशर है PO2 है 159 mmHg और जो PCO2 है, PCO2 इसका है 0.3 mmHg, राइट। तो ये एटमॉस्फेयर में इन गैसेस का प्रेशर है। ये गैसेस लंग एल्वियोलाई में आती हैं, जैसे ये ऑक्सीजन भी आया और ये कार्बन डाइऑक्साइड भी आई। तो लंग एल्वियोलाई में जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका प्रेशर हो जाता है 40 mmHg, राइट। ये PCO2 है, PCO2, और जो PO2 है वो हो जाती है 104 mmHg। दिस इज PO2, राइट, PO2। अब जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है 45, PCO2 45, और जो PO2 होता है, PO2 वो कम होता है,
PO2 होता है 40, राइट। तो इसी से गैसेस एक्सचेंज स्टार्ट हो जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड, चूंकि यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर है PCO2 है, कितना है देखो 40 है, तो इसलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां जाने लगती है, लंग एल्वुलाई में। और ये रेस्पिरेटरी जो मेम्ब्रेन है 3 लेयर्ड, राइट, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, मैं इनको सबको अलग अलग नहीं लिख रहा हूं डिटेल, आपके सारे इंफॉर्मेशन यहां दे दे रहा हूं। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो जिसकी थिकनेस लेस देन 1 mm होती है, 1 mm इन थिकनेस, तो इस मेम्ब्रेन के क्रॉस ये CO2 चली जाती है। इसी तरह जो ऑक्सीजन है उसका प्रेशर यहां पर 100 है और यहां पर ऑक्सीजन 40, प्रेशर 40 है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ऑक्सीजन भी डिफ्यूज हो जाती है। तो गैसियस डिफ्यूजन एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू सर्टेन फैक्टर्स। First one is difference in partial pressure, and gases always diffuses from higher partial pressure to low partial pressure, higher to low. Then thickness of the membrane, right? Membrane when become less thick, diffusion will be faster. More thickness, diffusion will be slower, right? तो यहां पर आप देखेंगे कि ये मेम्ब्रेन बहुत थिन है, लेस देन 1 mm है। Next one is solubility of gases, right? The gas which is more soluble will highly diffusible. यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की जो solubility है 20 से 25 टाइम मोर देन what ऑक्सीजन। तो that's why in spite of less partial pressure difference, यहाँ देखो 45 है, यहाँ 40 है, CO2 diffuses faster देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का प्रेशर क्या है 104 और 40, यहाँ प्रेशर डिफरेंस ज्यादा है, फिर भी CO2 फास्टर मूव करती है क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, ज्यादा है, राइट। देन अब जब यहां से ब्लड जाता है और यहां आता है, राइट, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड फिर बाहर निकल जाएगी, CO2 ब्रीथ आउट करेंगे, राइट, और फिर इसमें से थोड़ी O2 भी निकलती है, ऑक्सीजन भी बाहर जाती है। जब बाहर जो जाते हैं उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर 116 mmHg होता है। अब आप देखेंगे कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो यहां आया, इसमें जो PO2 है वो हो जाती है 95 mmHg। जो 40 यहां थी, 40 से बढ़ के कितनी हो गई 95, और जो PCO2 है वो हो जाती है 40 mmHg, राइट। यही ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा, टिश्यू को। ये टिश्यू है, दिस इज द टिश्यू, टिश्यू, और इस ब्लड कैपिलरी, दिस इज द ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी, इनके बीच में स्पेस होता है, दैट इज टिश्यू स्पेस। ये टिश्यू स्पेस है, राइट, इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है। अब यहां पर जो टिश्यू के अंदर जो प्रेशर है वो है, जो PO2 होती है टिश्यू के अंदर वो होती है 40, राइट, mmHg, और जो PCO2 होती है, PCO2 वो होती है 45 mmHg। जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, राइट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आ रहा है ये इसी प्रेशर से आएगा। तो यहां PO2 है कितनी 95, और जो PCO2 है वो कितनी है, वो है 40। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो ऑक्सीजन है ये अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर डिफ्यूज होने लगता है। कार्बन डाइऑक्साइड अपने हाई प्रेशर से यानी टिश्यू से ब्लड में जाने लगती है, और यहां यदि 100 ml ब्लड यहां से पास हुआ तो हर 100 ml ब्लड जो है क्या करेगा, 5 ml ऑक्सीजन देगा, 5 ml ऑक्सीजन बाई पर 100 ml ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है नॉर्मल कंडीशन में, राइट। जब हम वर्कआउट एक्सरसाइज करते हैं तब उस समय ये 3 टाइम ज्यादा हो जाता है, यानी 3 to 4 टाइम, 15 to 20 ml हो सकता है ये, राइट। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है
ये टिश्यू में ये ऑक्सीजन यहाँ यूज होता रहेगा, ये सेलर रेस्पायरेशन होता रहेगा, कहाँ पे, यहीं यहीं टिश्यू में होता रहेगा। ये ऑक्सीजन यूज होगा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराएगा और क्या बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। और यही कार्बन डाइऑक्साइड फिर डिफ्यूज होकर कहाँ चली जाएगी, ब्लड में, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जब यहां से ये मूव करेगी तो ये वेन में जाएगी, दिस इज द वेन। वेन में जो प्रेशर है आप देखेंगे कि अब ऑक्सीजन घट जाएगा 95 से, जो PO2 है वो हो जाएगी 40, और जो CO2 है वो इंक्रीज करके हो जाएगी कितनी, PCO2 45, PCO2 45, राइट। और यही फिर कहां जाएगा, हार्ट में, और हार्ट पंप कर देगा इसको कहां, लंग्स में। तो इस तरह से ये सर्किट चलती रहती है। जब ये लंग्स में जाता है तो हर 100 ml, ठीक है, ये 4 ml CO2 को जो है क्या करता है, डिलीवर करता है कहां, लंग्स में, राइट। 4 ml CO2 बाई व्हाट, 100 ml, 100 ml ब्लड, तो 100 ml ब्लड जो है 4 ml CO2 को डिलीवर करेगा, राइट। नेक्स्ट जो आता है वो है लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज, राइट। आप भी देखे होंगे कि आप चाहे इन्हें नॉर्मल ब्रीद कर रहे हैं, इस ब्रीद में जो ब्रीद ले रहे हैं और फिर ब्रीद आउट कर रहे हैं, उसमें 500 ml, हर बार हम 500 ml लेते हैं और 500 ml निकालते हैं, इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। लेकिन जरूरत हो तो बिना एक्स्ट्रा ब्रीद लिए भी हम एयर फूंक मार के निकाल सकते हैं, फोर्स एक्सेलेशन कर सकते हैं, इसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और जरूरत हो तो नॉर्मल हम ब्रीथ कर रहे हैं, इसके बाद भी चाहे तो और ज्यादा एयर अंदर खींच सकते हैं। तो जब हम टाइडल वॉल्यूम के ऊपर जितनी एयर खींचते हैं, फोर्स इनहेलेशन करते हैं, उसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये जो वॉल्यूम और कैपेसिटी है लंग्स में, तो आप पढ़ेंगे इनके अंदर टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम यानी वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल और एक्सेल, ठीक है, ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, राइट। इसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, टीबी। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 500 ml, 500 ml। फिर आता है ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर फॉर फोर्स्ड एक्सपायरेशन। हम फोर्स्ड एक्सपायरेशन जितनी वॉल्यूम कर लेते हैं, राइट, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ERV, ERV। और इसकी वैल्यू होती है 1 लीटर टू 1.1 लीटर, राइट। देन रेजिडुअल वॉल्यूम, RV, रेजिडुअल वॉल्यूम। ये जो वॉल्यूम होती है, ये है कि जो हम फोर्स एक्सपायरेशन कर लिए उसके बाद जो लंग्स में एयर बच जाती है, एयर लेफ्ट इन लंग्स आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन। और ये जो वैल्यू होती है यानी RV, ये है 1.1 to 1.2 लीटर, राइट। फिर है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी वॉल्यूम ऑफ एयर वी कैन inspired forcibly over टाइडल वॉल्यूम। यानी टाइडल वॉल्यूम के बाद जितना हम फोर्स
एक्सपायरेशन करते हैं उसे हम बोलते हैं IRV, और इसकी वैल्यू होती है 2.5 लीटर से 3 लीटर, राइट, 3 लीटर। यदि हम इनमें से टाइडल वॉल्यूम और ERV दोनों को हम ऐड कर लें, इन दोनों को, तो हम इसे कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व, सॉरी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, इसी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, राइट। यदि हम इनमें से ERV और इनको हम एक साथ रखें, इसको कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, राइट। और यदि हम इस IRV को भी हम टाइडल वॉल्यूम के साथ रखें, टाइडल वॉल्यूम यानी 500 ml जो टाइडल वॉल्यूम होती है, तो इन दोनों को हम बोलते हैं IC, इंस्पायरेटरी रिजर्व, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, राइट। टाइडल वॉल्यूम से लेकर के और हम आए कहां तक, यदि हम, ठीक है, अब एक टर्म आता है वाइटल लंग कैपेसिटी, वाइटल लंग कैपेसिटी। इसमें हम टाइडल वॉल्यूम को ले लेते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ले लेते हैं, और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ले लेते हैं, राइट। ये कहलाती है वाइटल लंग कैपेसिटी। फिर आती है लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी। इट includes all the air after forced expiration, means tidal volume, ERV, inspiratory reserve volume and RV, राइट। तो इन सबको मिला के हम कहते हैं हाँ, अब क्या करता है, जैसे इन दोनों को मिला दिया तो लिख दिया IC प्लस RV प्लस IRV प्लस RV, तो ये हो गया क्या, ये लंग कैपेसिटी। तो इस तरह से ये कैपेसिटीज से क्वेश्चन आते रहते हैं, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इसमें एक टर्म आता है मिनट वेंटिलेशन, मिनट वेंटिलेशन, एक मिनट में, या पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहते हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन, एक मिनट में जितनी एयर हम ब्रीथ आउट या ब्रीथ इन करते हैं उसी को हम कहते हैं मिनट वेंटिलेशन। ये होता है कि एल्वियोलर वॉल्यूम, सॉरी टाइडल वॉल्यूम इनटू ब्रीथ रेट, राइट। टाइडल वॉल्यूम आप जान रहे हैं कि ये है 500 ml, और ब्रीथ रेट वेरिएबल है, ये 12 to 16 पर मिनट ब्रीथ रेट होता है। तो यदि आप लोअर वाला कंसीडर करें 12, तो 12 5 या 60, 6 लीटर हो गया, और 16 5 या 8 लीटर, 6 लीटर से 8 लीटर पर मिनट। तो एक हेल्दी पर्सन 6 लीटर से 8 लीटर तक एयर इन और आउट करता है ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, राइट। जो इंस्ट्रूमेंट इसके लिए रिकॉर्ड करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो है स्पायरोमीटर, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पायरोमेट्री। और ये एक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होता है, डॉक्टर देखता है पेशेंट को तो उसके लंग्स के डिसऑर्डर और कंडीशन उसको पता चल जाता है इन स्पायरोमेट्रिक रिकॉर्ड से। नेक्स्ट आता है, जहां हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 and transport of CO2, transport of oxygen और transport of carbon dioxide, transport of CO2, ये दो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट आप जानते हैं कहां से कहां होता है, यस, ये तो आपको पता है, कहां से कहां, फ्रॉम लंग एल्वियोलाई टू टिश्यू, राइट, लंग एल्वियोलाई
से टिश्यू में। देन दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि किस फॉर्म में होता है, इन फॉर्म ऑफ, राइट, जो ट्रांसपोर्ट होता है इन फॉर्म ऑफ, दो फॉर्म है इसके, डिसॉल्व इन प्लाज्मा, डिसॉल्व्ड इन ब्लड प्लाज्मा, जो ऑक्सीजन लंग से डिफ्यूज करती है ब्लड प्लाज्मा में, उसका 3% डिसॉल्व हो जाता है और टिश्यू तक जाता है और टिश्यू में अनडिसॉल्व होकर के चला जाता है। ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है। नेक्स्ट, एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन मीन्स ये HbO2 होल 4 ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ये भी ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है और मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट इसी फॉर्म में होता है अराउंड 97%, राइट। तो इसकी हम मैकेनिज्म को देखें, ठीक है, कि किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें कुछ रिएक्शन लंग एल्वुलाई पे होती है और कुछ रिएक्शन टिश्यू पे होती है। जो रिएक्शन है ये ऑक्सीजन की बाइंडिंग का है, राइट। तो यदि हम इसके लिए रिएक्शन देखें, रिएक्शन, तो हम देखेंगे कि हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, राइट, ये एक हीमोग्लोबिन फिर 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जुड़ता है, राइट, किस पे, हाई PO2 पे, हाई प्रेशर पे जुड़ता है। कहां, लंग में, लंग एल्वुलाई, लंग एल्वुलाई पर ये हाई प्रेशर पे जुड़ता है एंड ये कंबाइन होके बनाता है HbO2 होल 4 ऑक्सी हीमोग्लोबिन दैट ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड टू द टिश्यू। ऑक्सीनेटेड ब्लड हो गया, अब टिश्यू तक जाएगा, लेकिन जब तक ये फिर डिसोसिएट नहीं होगा तो टिश्यू में ऑक्सीजन जाएगी ही नहीं। तो टिश्यू पर लो ऑक्सीजन का प्रेशर होता है और इस तरह से रिवर्स रिएक्शन होती है। कहां, एट टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल। तो टिश्यू लेवल पे रिवर्स रिएक्शन होती है और वहां पर Hb और O2 क्या हो जाता है, डिसोसिएट, और ऑक्सीजन कहां चले जाती है, टिश्यू में। इस तरह आप देखेंगे दो रिएक्शन हो रही हैं। एक रिएक्शन हो रही है जिसमें ये लंग एल्वुलाई लेवल पे हो रही है, दैट इज व्हाट, एसोसिएशन। एक एसोसिएशन रिएक्शन हो रहा है, एसोसिएशन, राइट, जिससे क्या बन रही है, HbO2 होल 4 बनता है और ये कहां होती है, लंग एल्वुलाई पे। और दूसरी रिएक्शन कौन सी हो रही है, डिसोसिएशन, डिसोसिएशन, ये रिवर्स हो रही है। कहां हो रही है, ये टिश्यू लेवल पे क्या हो रहा है, वहां हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन क्या हो रही है, अलग अलग हो जा रही है। अब आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें याद रखनी है वो ये है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, राइट, जो इस रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स, राइट, अफेक्टिंग द प्रोसेस, राइट, फैक्टर अफेक्टिंग द प्रोसेस। इस फैक्टर में प्राइमरी जो फैक्टर है वो ऑक्सीजन ही है, ऑक्सीजन का प्रेशर PO2। तो केवल ऑक्सीजन का ही प्रेशर नहीं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर भी इंपॉर्टेंट है यहां पे, राइट। और फिर प्रोटॉन आयन कंसंट्रेशन और pH, राइट, टेम्परेचर, इन सब का रोल है, राइट, इन सब का रोल है कहां पे, इस पूरे प्रोसेस में। अब आप देखेंगे कि एसोसिएशन यानी लंग में जुड़ने के लिए जो O2 है, राइट, O2 का प्रेशर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, हाई, यहां हाई प्रेशर होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, यानी PO2 यहां क्या होगा, हाई होगा, तभी ये जुड़ेगी। CO2 क्या होनी चाहिए, लो, क्योंकि CO2 इंटरफियर करती है, जुड़ने से रोकती है। यदि CO2 हाई हो गई तो नहीं जुड़ने देगी, राइट, डिसोसिएशन बढ़ाती है, तो दैट मस्ट बी लो। प्रोटॉन भी क्या होना चाहिए, मस्ट बी लो, लो कंसंट्रेशन इनका होना चाहिए। और जब प्रोटॉन कहीं पर भी कम होता है तो pH क्या होता है, हाई, हाई pH होता है। और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो, क्योंकि हाई टेम्परेचर हमेशा डिसोसिएशन कराता है, लो टेम्परेचर एसोसिएशन। तो ये हो गया। अब यही चीज हम यहां देखें, कहां पे, टिश्यू में डिसोसिएशन के लिए, तो ये रिवर्स हो जाता है। ऑक्सीजन का प्रेशर टिश्यू में 40 का होता है, आप जानते हैं, और जो ब्लड गया वहां 95 का प्रेशर है, PO2। तो
डिसोसिएशन होना निश्चित है। तो यहां क्या होना चाहिए डिसोसिएशन के लिए? PO2 शुड बी लो, राइट? ऑक्सीजन का प्रेशर लो होना चाहिए। PCO2 टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड बनती रहती है, 45 का प्रेशर होता है, तो दैट भी हाई। PCO2 क्या होनी चाहिए? हाई होती है, हाई, राइट? शुड बी हाई PCO2, वो डिसोसिएशन कराएगी। जो प्रोटॉन है, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है तो प्रोटॉन भी ज्यादा होते हैं, तो शुड बी हाई। और जब प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो पीएच क्या होगा? लो होगा, लो। टिश्यू में टेम्परेचर, चूंकि टिश्यू में क्या चलती है? कैटाबोलिक प्रोसेस चलती रहती है, तो वहां टेम्परेचर क्या होता है? हाई होता है, हाई। तो इस तरह से ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं, इसको आप याद रखेंगे। फिर कुछ डेटा याद रखेंगे। डेटा क्या याद रखेंगे? कि इनमें आरबीसी के अंदर पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, यही बाइंड कर रहा है किसको? ऑक्सीजन को। तो ये आपको डेटा याद करना है कि 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट पर 100 ml ब्लड। पर 100 ml ब्लड में कितना है? 12 to 16 ग्राम। और यदि ये सारा का सारा ऑक्सीजन से जुड़ जाए, ऑक्सीजनेटेड हो जाए, तो दैट विल कैरी 20 ml of oxygen, यानी 20 ml of oxygen is carried by 100 ml ब्लड। या आप कह सकते हैं एवरेज इसका ले लें तो 14 ग्राम हीमोग्लोबिन, और 14 ग्राम हीमोग्लोबिन, राइट? तो आप निकाल भी सकते हैं कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना कैरी करेगा? 1 ग्राम। चाहे 10 ml कितना कैरी करेगा ब्लड। लेकिन ये ऑक्सीनेटेड ब्लड में, यहां से ब्लड निकालें आप, ऑक्सीनेटेड जो आर्टरी में जा रहा है उसमें मिलेगा 20, लेकिन ये 20 डिलीवर नहीं करता है, टिश्यू में जाता है तो सारा का सारा डिसोसिएट नहीं होता, केवल 25% डिसोसिएट होता है। मींस इसका कितना? 1/4 डिसोसिएट होगा, यानी एट टिश्यू 100 ml blood deliver how much? 5 ml ऑक्सीजन इन नॉर्मल कंडीशन, और 15 ml उसके अंदर रह जाता है जो वापस चला जाता है। लेकिन यदि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, उस समय डिसोसिएशन बढ़ जाता है, क्योंकि CO2 ज्यादा बनने लगती है, ज्यादा डिसोसिएट कराएगी, बोहर्स इफेक्ट आ जाएगा। CO2 बढ़ेगी तो डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, बोहर्स इफेक्ट कहेंगे। तो डिसोसिएशन बढ़ के 3 टाइम हो जाता है, यानी ड्यूरिंग एक्सरसाइज 100 ml ऑक्सीनेटेड ब्लड delivers 15 ml से 20 ml तक चला जाता है ऑक्सीजन टू टिश्यू, राइट? टिश्यू को चला जाता है। तो ये डेटा आपको याद रखना है। देन आपको याद एक पॉइंट इसमें रखना है, और वो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन का। हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ये एक ग्राफ प्लॉट करते हैं इन बिटवीन PO2 पार्शियल प्रेशर, डिफरेंट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये बढ़ता हुआ पार्शियल प्रेशर है, और ये इंक्रीज करता हुआ क्या है? परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, अलग अलग पार्शियल प्रेशर पे। तो जब हम ये ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें जो ग्राफ मिलती है ये ऐसे सिग्मोइड ग्राफ मिलती है, ऐसे सिग्मोइड। तो यहां हम कहते हैं कि ये ग्राफ सिग्मोइड होती है, राइट? एनसीईआरटी लिखता है इस ग्राफ का यूज हम डिफरेंट फैक्टर्स लाइक इंक्रीज PCO2 है तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है तो क्या होगा, ये ग्राफ कैसी जाएगी, राइट? तो या डिक्रीज पीएच होगा तो क्या होगा, डिक्रीज पीएच होगा तो क्या होगा, तो उसमें स्टडी करते हैं ये। और ये जो ग्राफ है नॉर्मल है,
ये सारी चीजें नॉर्मल कंडीशन है। जब ये चीजें इंक्रीज होती है तो ये ग्राफ जो है ये राइट वर्ड नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाती है, दैट शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट वर्ड इन दीज कंडीशन। इंक्रीज CO2 से जब ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट होती है तो दैट इज कॉल्ड बोहर्स इफेक्ट, बोहर्स इफेक्ट। तो बोहर्स इफेक्ट में आप याद रखेंगे कि ग्राफ डाउनवर्ड शिफ्ट होती है, राइट वर्ड शिफ्ट होती है, राइट हैंड की तरफ शिफ्ट होती है, राइट। और इसमें जो P50 यानी 50% ये सैचुरेशन आप देखें, ये दिस इज द 50% सैचुरेशन पॉइंट, ये है, ये लगभग 28 आता है। PCO2 कितना आता है? 28 mmHg नॉर्मल ग्राफ की। लेकिन यदि ये बढ़ गया, सॉरी बोहर्स इफेक्ट आ गया, अब देखो P50 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या डाउन करो, अब देखो तो P50 वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, 28 से ज्यादा आ जाएगी। तो ड्यूरिंग बोहर्स इफेक्ट क्या आता है कि P50 वैल्यू इंक्रीजेस, राइट, P50 वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 का ट्रांसपोर्ट फ्रॉम कहां से कहां होगा? यस, पता है आपको, टिश्यू से लंग एल्वुलाई में, फ्रॉम टिश्यू टू लंग एल्वियोली, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 इन फॉर्म ऑफ, ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? ये भी प्लाज्मा में डिजॉल्व होके, डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में डिजॉल्व होके ये अराउंड 7% कार्बन डाइऑक्साइड जितना टिश्यू में बनती है 7% प्लाज्मा में डिजॉल्व होके चली गई। देन एज HCO3 बाइकार्बोनेट, ये बाइकार्बोनेट आरबीसी में बनते हैं, फॉर्म्ड इन आरबीसी, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, ये आरबीसी के अंदर होता है। थोड़ा सा प्लाज्मा में भी एंजाइम होता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो रिएक्शन प्लाज्मा में भी होगी, लेकिन बहुत माइनर होगी। मेजर रिएक्शन कहां होगी? आरबीसी में। और देन ये आरबीसी में से कहां चला जाता है? माइग्रेट इनटू प्लाज्मा, ये प्लाज्मा में चला जाता है। जब ये प्लाज्मा में जाता है तो इसके जगह पर प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर क्लोराइड आयन आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर फेनोमेना, जो आयनिक बैलेंस करेगा, क्योंकि नेगेटिव आयन है, आरबीसी में से निकल गया तो कंटिन्यूअस निकलता रहेगा, तो आरबीसी के अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव आयन हो जाएंगे और चार्ज की न्यूट्रलिटी नहीं हो पाएगी। इसलिए क्लोराइड प्लाज्मा से क्या होते हैं? आ जाते हैं कहां? आरबीसी में क्लोराइड शिफ्ट। तो ये बाइकार्बोनेट के फॉर्म में अराउंड 70% ट्रांसपोर्ट होता है, राइट। और कुछ जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, एज कंबाइन विथ हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके, यानी हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके बना लेती है HbCO2, कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन, राइट। तो हम इन दो चीजों को, इसको देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि ये रिएक्शन कैसे होता है। टिश्यू लेवल पे आप देखोगे तो जो CO2 है ये हीमोग्लोबिन से आरबीसी के अंदर जाती है, हीमोग्लोबिन से ये कंबाइन करती है, ऐसे ये कंबाइन करेगी कहां? टिश्यू लेवल पे, और क्या बना लेगी? कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन, दिस इज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ये टिश्यू लेवल पे बन गया कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, राइट। लेकिन जब ये ट्रांसपोर्ट होकर के लंग एल्वुलाई में जाएगा तो रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी, कहां? एट एल्वियोलाई पर रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी, राइट। और CO2 हीमोग्लोबिन क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। अब यहां पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं
जो इस रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, इन कंबाइनिंग एसोसिएशन और डिसोसिएशन। यहां पर भी क्या चल रहा है, एक एसोसिएशन चल रहा है। कहां एसोसिएशन चल रहा है, टिश्यू लेवल पे, यहां जो टिश्यू है उसमें एसोसिएशन चल रहा है, और एल्बुलाई पे क्या चल रहा है, डिसोसिएशन, डिसोसिएशन, जिसे CO2 फ्री होकर के चली जाएगी एटमॉस्फेयर में। तो जो फैक्टर्स हैं इसमें 4 मेजर फैक्टर हैं। एक है PCO2 और दूसरा है PO2, फिर है वही प्रोटॉन एंड पीएच, राइट, प्रोटॉन एंड पीएच। अब निश्चित है जुड़ना है तो CO2 क्या होनी चाहिए, यहां PCO2 क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, तभी जुड़ेगी। तो PCO2 एसोसिएशन के लिए क्या होनी चाहिए, हाई, राइट। ऑक्सीजन क्या होना चाहिए, लो। ऑक्सीजन का बहुत मेजर रोल है, एनसीईआरटी लिखती है कि ऑक्सीजन प्ले, आप देखेंगे मेजर रोल इस कंबाइनिंग में मेजर रोल है, और इसका मस्ट बी एट लोअर वैल्यू, वैल्यू हाई हो गई तो फिर एक कंबाइन नहीं हो पाएगा, राइट। जो प्रोटॉन है, राइट, यानी पीएच क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, राइट, सॉरी प्रोटॉन हाई होना चाहिए, तो पीएच क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, राइट। तो ये टिश्यू लेवल पे हो गया। अब डिसोसिएशन जस्ट इसके उल्टे कंडीशन में होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी यहां पे, आप देखेंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है टिश्यू लेवल पे, लंग एल्बुलाई में क्या होती है, लो PO2, लो होगी। ऑक्सीजन क्या होगा, हाई होगा, हाई होगा, राइट। और जब कार्बन डाइऑक्साइड जहां कभी भी कम होती है तो वहां प्रोटॉन क्या होंगे, लो होंगे, और जब प्रोटॉन लो होगा तो पीएच क्या होगा, हाई होगा, राइट। तो ये कंडीशन इस रिएक्शन को, एसोसिएशन डिसोसिएशन को फेवर करती है। फिर अब दूसरा दिया है यहां पर बाइकार्बोनेट फॉर्मेशन, HCO3 फॉर्मेशन। ये आरबीसी में होता है, टिश्यू लेवल पे होगा, और फिर कहां पर होगा, रिवर्स रिएक्शन होगी एल्बुलाई पे। जो टिश्यू लेवल पर रिएक्शन होता है तो जो CO2 है, CO2 ये आरबीसी में जाती है, वाटर से रिएक्ट करती है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एनहाइड्रेज, इस एंजाइम के प्रेजेंस में, एंड इट फॉर्म H2CO3, H2CO3 बना लेती है, राइट, H2CO3 बना लिया। ये H2CO3 फिर डिसोसिएट हो जाता है किसमें, हाइड्रोजन आयन प्लस HCO3, बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन, और यही बाइकार्बोनेट कहां हो चला जाता है, डिफ्यूज इनटू द प्लाज्मा, इन प्लाज्मा, ये प्लाज्मा में चला जाता है और ट्रांसपोर्ट होके कहां जाएगा, लंग में। इसके बदले में क्या आ जाएगी आरबीसी में, क्लोराइड आयन। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है कहां पर हो रहा है, टिश्यू लेवल पे हो रहा है, ये टिश्यू लेवल पे है, राइट, टिश्यू लेवल पे, और विद इन कहां हो रहा है, आरबीसी, ये आरबीसी में हो रहा है, राइट, विद इन आरबीसी, ठीक है। अब एल्बुलाई लेवल पे रिवर्स रिएक्शन होगा, जब ये सारा ट्रांसपोर्ट होकर के कहां जाएगा, ब्लड के थ्रू एल्बुलाई पे, तो प्लाज्मा से बैक ये बाइकार्बोनेट वापस आएगा, राइट, और ये बाइकार्बोनेट और प्रोटॉन फिर अटैच होंगे इसी एंजाइम के प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, यहां पर भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, हर जगह यहां हर रिएक्शन में यही एंजाइम इन्वॉल्व है, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एनहाइड्रेज सेम एंजाइम काम करेगा और बना देगा H2CO3, फिर यही एंजाइम काम करेगा, बना देगा H2O और CO2, CO2 फिर क्या हो जाएगी, ब्लड छोड़ करके चली जाएगी कहां, एल्बुलाई में, क्योंकि ब्लड में CO2 का प्रेशर हाई होगा, एल्बुलाई में लो होगा। तो ये एट एल्बुलाई, लंग एल्बुलाई, राइट, एट लंग एल्बुलाई, राइट, एल्बुलाई लेवल हुआ। अब एक डेटा आपको याद रखना है कि 100 ml, राइट, यदि 100 ml ब्लड पास होता है लंग एल्बुलाई से, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, तो 4 ml CO2 को डिलीवर करता है। 100 ml डीऑक्सीजनेटेड, ब्लड
blood delivers 4 ml CO2, राइट, 4 ml CO2। तो ये हो गया ट्रांसपोर्ट। मुझे लगता है कि आप इंजॉय कर रहे होंगे इसको। अब पढ़ लेते हैं रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। एनसीईआरटी लिखती है कि ह्यूमन के अंदर ब्रीद को मॉडरेट करने का एक अच्छा सिस्टम है। वो अपने ब्रीद को चेंज कर सकता है, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो चेंज कर सकता है। मेन जो 24 आवर ब्रीद को जो कंट्रोल करने वाली, जो रेगुलेट करने वाली जो सिस्टम है, उसका नाम है रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर। ठीक है, तो ये क्या मेंटेन करता है? मेंटेन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। ये इंस्पायरेशन और नॉर्मल, ठीक है, एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन को मेंटेन करता है। ये नाम है रिदम सेंटर। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है, प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑफ ब्रेन। ठीक है, हाइंड ब्रेन में मेडुला ऑब्लोंगेटा में होगा। नाम देखो, रिदम सेंटर है, तो ये जैसे हार्ट का बीट चलता है ना, कॉन्टैक्ट रिलैक्स, ऐसे ही ये एक्टिव होता है और इंपल्स रिलीज करता है। और वो इंपल्स आती है किसको? डायफ्राम को आती है, राइट। और फिर ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल को आती है, तो वो कॉन्टैक्ट करती हैं और ब्रीद इन होता है, फिर ये इंपल्स देना बंद कर देता है। तो सारी मसल रिलैक्स होती हैं और एक्सपायरेशन हो जाता है। फिर एक थोड़े इंटरवल पे फिर इंपल्स देगा, तो थोड़े थोड़े इंटरवल पे क्या करेगा? इंपल्स देता रहेगा, इसलिए नाम है इसका रिदम सेंटर। तो हमेशा इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस होती है और एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस है। हम वॉलंटरी वाले एक्सपायरेशन की बात नहीं करते, वो फिर एक्टिव हो जाती है। अब ये चल रहा है, लेकिन यदि हमारे, आप देखेंगे कि आप दौड़ रहे हैं, आप कुछ नहीं किए, केवल दौड़ रहे हैं, तो आपकी ब्रीथ रेट बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? कि आप दौड़ लगाएंगे तो टिश्यू ज्यादा वर्क करेगा, ब्लड में ज्यादा CO2 बनेगी। तो उस समय यहां पर एक सेंटर है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। कहां पर है ये? इन पॉन्स, ये पॉन्स रीजन में है, राइट। कुछ और सेंटर हैं, जैसे कीमो सेंसिटिव एरिया, ये कहां है? नियर मेडुला। ये मेडुला में ही है, राइट, इसी के अगल बगल है। प्लस जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट में से जो आर्क बनता है, एओर्टा जो आर्क बनाती है, उसके अंदर एक सेंसर लगा होता है। और फिर जो एक आर्टरी हेड रीजन को जाती है, कैरोटिड आर्टरी, उसके अंदर भी सेंसर लगा होता है कि जो ब्लड में बढ़े हुए CO2 को और प्रोटॉन को सेंस करते हैं। और फिर इस रिदम सेंटर को, जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, इसको रेगुलेट करते हैं कि किस तरह से वो इंक्रीज CO2 को बाहर करें। तो वो होते हैं एओर्टिक बॉडी एंड कैरोटिड बॉडी। ये ध्यान रखेंगे, ये सर्कुलेटरी सिस्टम में है, राइट, हार्ट से जुड़े हुए हैं ये नॉर्मली जब आपके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड PCO2 नॉर्मल है, प्रोटॉन नॉर्मल है, तो जिनसे कोई सिग्नल नहीं आ रहा होता इसको, और ये मस्त अपने ढंग से काम कर रहा होता। बट व्हेन देयर इज राइज इन व्हाट? PCO2 और एंड प्रोटॉन कंसंट्रेशन, तो दैट राइज एक्टिवेट, किसको एक्टिवेट कर देगा? न्यूमोटैक्सिक सेंटर को। और न्यूमोटैक्सिक सेंटर मॉडरेट करेगा, स्लो डाउन करेगा, मॉडरेट, यानी एक इनहिबिटरी सिग्नल देगा, नेगेटिव सिग्नल देगा, किसको? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को।
जिससे जो इंस्पायरेटरी टाइम है वो रिड्यूस हो जाती है, टाइडल वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है, राइट। तो ब्रीथ रेट इंक्रीज हो जाएगी, राइट। तो इसका जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, इन डिक्रीज इंस्पायरेटरी टाइम और इंक्रीज व्हाट, ब्रीथ रेट, और जो एक्सेस ऑफ CO2 है वो बाहर निकल जाएगी। इससे ये जो इंक्रीज है किसमें, राइज है किसमें, PCO2, हाइड्रोजन आयन और अदर एनी टॉक्सिक केमिकल, तो द चेंजेस आल्सो एक्टिवेट, राइट, आल्सो एक्टिवेट these, right, this sensor, and they also send, ठीक है, signal to respiratory rhythm center for necessary adjustment। ये भी भेजते हैं कि भाई कुछ ऐसा करो कि जिससे क्या हो, ये CO2 और प्रोटॉन निकल जाए, नहीं तो टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। तो मोस्टली ये ब्रीथ रेट ही क्या होता है, इंक्रीज होता है। इनसे भी सेम वही ब्रीथ रेट इंक्रीज हो जाएगी और इंस्पायरेटरी टाइम क्या हो जाएगी, कम। तो ये रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग है। नेक्स्ट, डिसऑर्डर्स। कई बार पैटर्न हो जाता है कि डिसऑर्डर से क्वेश्चन पूछने का, तो हो सकता है इसमें भी क्वेश्चन आ जाए डिसऑर्डर से भी इस बार नीट में। तो डिसऑर्डर में एक दिया है अस्थमा, या अस्थमा भी बोलते हैं, अस्थमा, राइट। इसका जो इंपैक्ट जोन है, इंपैक्ट जोन आप देखें तो ये ब्रोंकाई एंड ब्रेंक्यूल्स, ठीक है, का क्या करा देगा, इन्फ्लेमेशन, इनका इन्फ्लेमेशन, राइट। ये स्वेल कर जाते हैं, रेडनेस हो जाएगी और ट्यूब नैरो हो जाएगी। इससे क्या होगा कि जो कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलेगा, कैरेक्टरिस्टिक वो आएगा कि ब्रीथ आउट करने में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी पेशेंट को, और जब जब सांस बाहर छोड़ेगा तो व्हीजिंग साउंड आएगी, ठीक है, व्हीजिंग साउंड विथ एक्सपायरेशन, राइट। तो वो, और इसलिए इसमें फिर जो ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स हैं वो हेल्पफुल होती है, राइट। नेक्स्ट है एम्फाइसेमा। इसमें एम्फाइसेमा में क्या होता है कि जो लंग एल्वुलाई की वॉल है वो डैमेज हो जाती है, डैमेज ऑफ एल्वियोलर वॉल। क्यों डैमेज हो जाती हैं, ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग, ड्यू टू क्रॉनिक सिगरेट स्मोकिंग, राइट, सिगरेट स्मोकिंग से ये डैमेज हो जाती है, क्योंकि वहां पर ये सिगरेट के स्मोक कुछ एंजाइम को एक्टिवेट कर देते हैं और वहां के जो सेप्टा है, जो टिश्यू है, वॉल, उसको डिसॉल्व कर देती है और फिर एल्वुलाई कोलैप्स होने लगती है। तो इससे क्या हो जाएगा कि इसमें ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी, राइट, और ड्यू टू डिक्रीज इन सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, गैसियस एक्सचेंज क्या हो जाएगा, डिक्रीज्ड हो जाएगा, डिक्रीज्ड, which results hard breathing, तो उसको पेनफुल और तुरंत उसकी सांस उखड़ने लगेगी, थोड़ा सीढ़ियां चढ़ेगा या चलेगा तो उसकी ब्रीथ जो है
ब्रीथलेस होना शुरू हो जाएगा। और देन दिया है एक ऑक्यूपेशनल लंग डिजीजेज, ऑक्यूपेशनल लंग डिजीजेस, लंग डिजीजेस, जहां पर लोग काम करते हैं, जो वर्कर हैं, स्पेशली जो लेबर हैं, जहां कहीं स्टोन ग्राइंडिंग हो रही है, चाहे माइनिंग हो रही है वहां, या वहां पर बहुत ज्यादा डस्ट निकलते हैं, वो डस्ट जो है लंग में जाते रहते हैं। बहुत हैवी डस्ट होगा तो फिर जो लंग सिलिया है ट्रेकिया में या ब्रेंक्यूल्स में, वो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाती और वहां तक पहुंच जाता है। तो इसमें इसका नाम इसी से सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, बायोसिनोसिस डस्ट के बेसिस पे होता है कि यदि कॉटन डस्ट है बायोसिनोसिस, ठीक है, एस्बेस्टस है तो एस्बेस्टोसिस, सिलिका डस्ट है तो सिलिकोसिस, आयरन ओर है तो साइडरोसिस। इसके अलग अलग नेम है, लेकिन सब में होता क्या है कि यहां पर इट कॉजेज इन्फ्लेमेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स लीडिंग, क्या लीड करता है, लंग फाइब्रोसिस, लीडिंग प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू, खूब ढेर सारे फाइब्रस टिश्यू बनने लगते हैं, कॉल्ड लंग फाइब्रोसिस, लंग फाइब्रोसिस। और इस तरह से जब लंग जो है फाइब्रस टिश्यू का हो जाता है तो उससे गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाती, ठीक है। तो डिफिकल्टीज इन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग और इन गैसियस एक्सचेंज। इसलिए अब जो गवर्नमेंट है, लेबर मिनिस्ट्री है, इस तरह के जहां भी वर्क होते हैं वहां पर वो मैंडेटरी कर दिए हैं कि हाई क्वालिटी ऑफ मास्क उन लेबर को दिया जाए, जिससे डस्ट बाहर ही फिल्टर हो जाए, उनके लंग्स तक न जाने पाए, नहीं तो बाद में उनकी डेथ हो ही जाती है, तो बड़ी मुश्किल हो जाता है, ये ट्रीट नहीं हो पाता, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज। आई थिंक यू मस्ट एंजॉय द चैप्टर और आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट आपका मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। और एक बात मत भूलिए कि अपने फ्रेंड से, दोस्तों से जरूर कहिए कि वो मेरा ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें, मेरे को व्हाट्सअप करें मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, राइट। और व्हाट्सअप नंबर है मेरा 9307703201, राइट। इस पे व्हाट्सअप करें तो मैं बता दूंगा कि कब क्लासेज हैं, कब उनको उनके सुटेबिलिटी के अनुसार बैच कब मिलेगा। और बिल्कुल एक जो अब मैं 1 घंटे में ये आपको वीडियो में दे रहा हूं, ये 3 to 4 लेक्चर में होंगे और बहुत प्रॉपर ढंग से इसको डेप्थ में जा करके कंसेप्ट के साथ मैं पढ़ाऊंगा और हमेशा के लिए उनको याद हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रह जाएगा। किसी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाए, इवन ओलंपियाड लेवल का, फिर भी वो क्वेश्चन कर पाएंगे। थैंक यू and all the best for your exam.